हेलो माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 8 आईसीटी, यूनिट नंबर 9 जिसको हम कॉमनली ईवीएस बोलते हैं बट वो रहता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन जो हमारा लास्ट यूनिट है पेपर 1 का, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और अगर आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है और या नहीं भी जा रहा है, ठीक है, अगर अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर हो जाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर हम ओनली फॉर पीएचडी भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जो भी आप जैसा भी एग्जाम आपके गए हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर हमको पता लग गया है कि इस बार मेरा अटेम्प्ट नहीं होने वाला है या मैं डीमोटिवेटेड हो गई हूँ, तो ये सब सोचिए मत, क्योंकि अगर आपको टीचिंग फील्ड में सरवाइव करना है तो आप, मेरी सजेशन है आपको प्लीज नेट क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि टीचिंग छोड़ देनी है तो आपकी अलग बात है, बट अगर आपको टीचिंग में सरवाइव करना है तो पीएचडी और नेट सेट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका एग्जाम हो चुका है और अभी आपको लगता है कि वापस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तो याद रखिए कि अभी जैसे कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी, तो फिर से जून जुलाई में हमारा नेट एग्जामिनेशन आएगा। स्टेट लेवल भी आता है, स्टेट लेवल जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो कभी साल में एक बार होता है, कभी 2 साल में एक बार होता है, तो वो भी अप्रैल मई में ही आता है एग्जामिनेशन। तो आप इस हिसाब से भी अगर प्रिपेयर करें तो आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप डायरेक्टली नेट के लिए स्टार्ट कर चुके हैं कि पता है सेट नहीं देना नेट ही, तो फिर भी आपके पास अगले अटेम्प्ट के लिए भी 5 मंथ्स है। और अगर आपका कल एग्जाम है तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और जैसे कि मैं खुद कॉमर्स से हूँ तो कल कॉमर्स का पेपर है, तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। बट यस, जैसे मैं कॉमर्स से हूँ तो फिर मुझे हमेशा कॉमर्स को एक इमोशनल और पर्सनल अटैचमेंट भी रहती है। तो चलिए, अभी और टाइम नहीं मैं लेती आपका, स्टार्ट करते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग SAAS स्टैंड्स फॉर। अब देखिए, ये ना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन किन के लिए रहेगा, जिनको आईसीटी कंप्यूटर के बैकग्राउंड से एंड पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर हम हिंदी सब्जेक्ट से या फिर मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से हूँ, या फिर ऐसे सब्जेक्ट से जहां पर हमने कभी ये वर्ड्स नहीं सुने। तो इसलिए याद रखिए, ये जो पेपर 1 रहता है ये जनरल पेपर है, तो कुछ टॉपिक्स आपके फेवरेट रहेंगे और कुछ टॉपिक्स आपने कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस भी रखनी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है? इसका आंसर है करेक्ट ए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अब मैं हमेशा सजेशन देती हूँ अपने सारे कैंडिडेट्स को कि अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर तीर तुक्के से भी फाइंड आउट किया है या फिर आपको ऐसे ही मिल गया है, ठीक है, आंसर करेक्ट, तो याद रखिए अगर दूसरे ऑप्शंस क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट अगर आपको SAAS के बारे नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे हमेशा पढ़ लीजिए और विथ एग्जाम्पल्स पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉन कंप्यूटर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे जरूरी नहीं है बहुत इजी लगे। अदरवाइज ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, जिनको आता था उनको 2 मार्क्स भी मिल गए। और दूसरी बात आपको ये भी क्या याद रखनी है कि अगर आपका ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं था क्वेश्चन तो आप वही टाइम डिवोट कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा सा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो मैंने बताया। और SAAS क्या है? इट डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। यूजर्स डू नॉट इंस्टॉल और मेंटेन सॉफ्टवेयर लोकल। तो अगर आपने ये अभी गूगल वर्क स्पेस, सेल्स फोर्स या फ्रेश वर्क्स यूज किया है तो आपको पता होगा, गूगल वर्क स्पेस आई एम श्योर सबको पता होगा। ये क्या करता है SAAS? ये डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट, हम उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। ठीक है, हम कुछ इंस्टॉल नहीं करें। जैसे अगर आप, मैं आपको गूगल ड्राइव की बात करूं, गूगल ड्राइव हमारा एक ऐप है ना, ठीक है, और उसमें से हम क्या यूज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो वैसे ये SAAS है जो डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन बेसिस पर। अब आपके लिए, जैसे मैंने गूगल ड्राइव का एग्जांपल दिया, तो अगर आपको नहीं पता है गूगल ड्राइव SAAS है तो आप वो भी आज स्टडी कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जरूर स्टडी करके जाइए, कभी कभी एग्जाम्पल्स में ही क्वेश्चंस होता है। और अगर आपको एग्जाम्पल पता होता तो आप ये आंसर भी सॉल्व कर पाते। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फिर से आईसीटी कंप्यूटर साइंस या जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? अब जनरली बिग डेटा मतलब क्या क्या? डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसका अगर हमको नहीं पता है तो मैं वापस सजेशन देती हूँ, जो टर्म्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको लगता है ये पहली बार आपने सुना है, तो प्लीज रीड। ओके, गेन सब नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक ऑन दैट टॉपिक। तो इससे क्या होता है ना,
अब तो हमने लर्न कर लिया, आगे भी हमको काम आएगा। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वर्चुअलाइजेशन, वैलिडेशन, विजिबिलिटी, वैल्यू, वर्जन, वोल्टेलिटी, वेक्टराइजेशन, विजुअलाइजेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको फिर से इसका आंसर आता है, तुरंत सॉल्व हो गया, तो आप दूसरे क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये करेक्ट आंसर पता है तो आप मार्क कर सकते हो, आपके 2 मार्क्स आपके पास हो जाएंगे। बट अदरवाइज आपको क्या याद रखना है कि हम इसको अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बिग डेटा किसके पास डिफाइंड है? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी। तो वॉल्यूम में क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, नाम से ही समझ आ रहा है। वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, ये भी अगर आपको वेलोसिटी का मीनिंग पता है तो आंसर पता लगता है। और वेराइटी डिफरेंट फॉर्मेट्स, मतलब या तो स्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। सम सोर्सेज एंड वेरासिटी एंड वैल्यू, ठीक है, आर, एक मिनट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी। तो वॉल्यूम का मीनिंग वेलोसिटी और वेराइटी, तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको पता था इसमें कैसे कॉमन सेंस, अगर चलो ये नहीं पता तो क्या विजिबिलिटी उसका आंसर हो सकता है? ठीक है, क्या वैल्यूज का आंसर हो सकता है? क्या विजुअलाइजेशन? तो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, बिग डेटा कहाँ यूज होता है? बिग डेटा का क्या कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे आप अपने आप के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप इसको, मैं थोड़ी देर चाहती हूँ कि आप इसको रीड करें। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी चैनल से अगर आप जुड़ रहे हो तो आप अपने नोटबुक डायरी लेके आइए, साथ में लिखिए आज कवलप्रीत मैम के साथ हमने क्या स्टडी की है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा, आईसीटी पढ़ा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए। अब देखिए इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको रीड कर सकते हैं और याद रखिए कि इसके ऊपर भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स पर भी आ सकते हैं। अब ये क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का दूसरा कुछ नाम है या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का कुछ नाम है? आपने हो सकता है नोट्स में सिर्फ इतना ही पढ़ा है, बट क्वेश्चन इसके बाहर से आ रहा है, तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी होनी जरूरी है। रीड कर सकते हैं। तो याद रखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहता है जिसका सोर्स कोड पब्लिक है, कोई भी उसको देख सकता है, व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और शेयर कर सकता है। उनको लाइसेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अगर एग्जांपल्स में बात करूं तो मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, अगर आप सबको पता हो तो वो हमारा मोजिला फायरफॉक्स में हम क्या कर सकते हैं? लिनक्स है, उबंटू है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में पूछे गए हैं। ओके, ये कैसा सिस्टम है? कोड पब्लिक है और कोई भी उसको व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड शेयर कर सकता है अंडर लाइसेंसेस। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो आप जब पढ़ रहे होगे आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लो विथ एग्जांपल्स। और सोर्स, क्लोज सोर्स क्या रहता है? प्राइवेट एंड कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आईओएस। ठीक है, तो वो प्राइवेट है और वो कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का है। तो आप ये डिस्टिंग्विश पढ़ सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए, क्योंकि नेट पेपर में वैसे ही टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्या टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कैसे पता लगता है? जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? वो आपको ऑप्शंस दे देंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम, एग्जांपल्स, लिनक्स, उबंटू, मोजिला फायर, फिर माई एसक्यूएल, पाइथन, और अब आपको पूछेंगे इसमें से कौन सा फ्रीली अवेलेबल है, कौन सा मॉडिफाइबल है। ठीक है, फिर ऐसे क्लोज सोर्स के दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, एसपीएसएस। वहां पर प्रोप्राइटरी है, ओनरशिप है, मतलब हम वो परचेज की ना बिना एसपीएसएस नहीं यूज कर सकते। बट मोजिला फायरफॉक्स मैं यूज कर सकती हूँ ना, तो मेरे पास ब्राउजर है तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए तो आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो ओपन सोर्स फ्री एक्सेस टू सोर्स कोड है और क्लोज सोर्स है रिस्ट्रिक्टेड या प्रोप्राइटरी कोड। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी वेबसाइट्स
रिक्वायर द फॉलोइंग टू बी कंप्लीटेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच डेटा इशू। ठीक है, इस पर तो काफी मीम्स भी बनते हैं कि हमने आधी जिंदगी तो यही प्रूव करने में बिता दी कि हम रोबो नहीं है। तो ये होता है सिक्योरिटी। इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब याद रखिए अगर आपको कोई टॉपिक पर इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आप उसको आगे दूसरे क्वेश्चंस पर टाइम दे सकते हैं। ओके, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिक रीजनिंग है, जिनको टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आती हूँ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हर बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप पेपर को देखोगे और कुछ कैंडिडेट्स इसको स्किप कर देते हैं बोल के कि बोरिंग है। बट अगर आप ज्योग्राफी या ईवीएस कभी आपने पढ़ा है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, तो ये आपको बहुत इजी जाएगी। ये जो मैंने येलो हाईलाइट किए ये अक्सर इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमडीजी एसडीजी पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर पॉल्यूशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन कौन से टाइप पर आएगा। कभी कभी वो सिर्फ पर्टिकुलर मैटर पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एयर क्वालिटी कलर पूछ लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछ लेते हैं। ओके, फिर आप देखिए क्लाइमेट चेंज और उसका सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिजास्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल पर, फिर नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि हम ये क्वेश्चंस तो पढ़ के जाए कॉन्सेप्ट्स को। ओके, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग उसके लिए बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। अगर आपने आज की न्यूज पढ़ी हो तो उसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। किस रिलेटेड अगर आपको पता हो, माउंट मैरी जो मुंबई में बैंड्रा में है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बैन कर दिया वैक्स कोटेड पेपर ऑफरिंग्स टू कर्ब पोल्यूशन। ठीक है, जो उनकी पेपर कोटेड वैक्स ऑफरिंग्स थी उसको बैन किया है, क्योंकि वो स्मोक एमिट करती है जब उसको जलाया जाता है। फुल वैक्स मॉडल्स आर परमिटेड। ओके, उनके जैसे आपने देखा होगा हाउस लिम्स की ऐसे बॉडी पार्ट्स के बने होते हैं, विश फुलफिलमेंट है, वो अलाउ किया है। Mount Mary has given a few days to local vendors to exhaust their existing stock for sale. The ban may be fully implemented by Republic Day January 26। ठीक है, तो कौन से बन के जो पेपर कोटेड वैक्स ऑफरिंग्स है, वी आर, क्योंकि वो कह रहे वी आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द पेपर मॉडल डिप्ड इन वैक्स एंड ब्रॉट एज ऑफरिंग। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं काम है, हम सब रोज रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो पहले रीड कर लेते हैं। इसके लिए कुछ एज्यूम नहीं करना होता है। सबसे पहले आप याद रखिए जब आप एसर्शन और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उनके ऑप्शन है ना, जनरली ये फिक्स रहते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है तो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या हो सकता है ना, असर्शन रीजनिंग बोथ कैन बी इंडिपेंडेंटली ट्रू, बोथ कैन हैव अ रिलेशनशिप, और मे बी वन इज ट्रू और अदर इज फॉल्स। या तो दोनों ट्रू है, दे डोंट शेयर अ रिलेशनशिप। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहला देखो क्वेश्चन, असर्शन क्या बोल रही है, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैव नो इफेक्ट ऑन एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए ऑब्वियस है, इंडस्ट्रियल एमिशंस का ऐसे असर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर है ना ए स्टेटमेंट फॉल्स ही होनी चाहिए। अगर आपको इतना ही यकीन हो जाता है कि आप जो अभी सोच रहे हो वो करेक्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पर जाके आप देख सकते हो कि ए इज फॉल्स लग रहा है, तो ए इज फॉल्स कहां पर है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में ही ए इज फॉल्स है। तो ये सबसे इजी ट्रिक थी अगर आपको कॉन्सेप्ट श्योर हो, क्योंकि अगर आपने गलत लगा लिया ये एक्सप्लेनेशन तो आपका आंसर रॉन्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। मैंने स्टेटमेंट 2 पढ़ी ही नहीं, रीजनिंग, बट ये मैं एक्सपीरियंस से भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं नॉलेज उसके लिए रोज पढ़ती हूँ, मेहनत करती हूँ मैं भी आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है ना, ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये जो आर स्टेटमेंट है उसको भी रीड कर लिए, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। हो सकता है आपने जो सोचा है असर्शन वो रॉन्ग या राइट थी। तो लेट्स रीड द रीजन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलीज ग्रीन हाउसेज गैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। अब ये तो राइट है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस एमिशंस डायरेक्टली इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आंसर करेक्ट है। तो इसकी वजह से ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ए की ऑप्शन बनता है। और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 13, वो एम्फोसाइज करता है कि अर्जेंट एक्शन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ओके, तो यहाँ पर ए आंसर हमारा फॉल्स है और आर ट्रू है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मैंने पहली स्टेटमेंट पर ही आंसर ढूंढ लिया।
अब क्या पॉसिबिलिटी थी, दोनों में कोई रिलेशनशिप होती है या दोनों में नहीं होती। तो वो भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, लिंकेज कोई वर्ड्स एंड बिकॉज को जोड़िए। सबसे पहले दिमाग को खाली रखिए, ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले खुद से एज्यूम मत किए कि ए ट्रू होगा आर या उनके रिलेशनशिप होगा, पहले उनको इंडिपेंडेंटली पढ़िए, फिर उनके लिंकेज पर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मैं हमेशा कहती हूँ उसको स्टोरी की तरह लर्न कर सकते हैं। कितने गोल्स है, 17। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी गोल्स, 17। वाई दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज वी कुड नॉट फुलफिल एमडीजीज। अब उसके लिए ना पहले थोड़ा सा एमडीजी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कितनी बार स्टेटमेंट्स आती है, few statements are of SDGs, few statements are of MDGs, and you are asked to identify which is not a part of 17 SDG goals। ठीक है, तो कुछ MDG के हो सकते हैं, और ये फेल हो गए थे इसलिए हम यहाँ पर आ गए, और अब ये 2030 का चैलेंज है, अगर हो जाए तो। ठीक है, अब मैं इसको बोलती हूँ स्टोरी के पढ़िए। जैसे पहला नो पॉवर्टी, तो मैं ऐसे स्टोरी की तरह पढ़ाती हूँ इसको। सेकंड, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। अगर नो पॉवर्टी, अगर लोगों की गरीबी नहीं होगी तो भूखमारी भी नहीं होगी, तो जीरो हंगर होगी। और अगर लोगों के पास गरीबी नहीं है और खाना है, तो वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर उनकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग भी है, उनके पास गरीबी नहीं है, तो वो क्वालिटी एजुकेशन भी ले पाएंगे। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ समझदार लोग हमेशा जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो लोग जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हैं वो समझदार नहीं है, बट यस ऐसे हम सबको होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप स्टोरी बना के आप आंसर लर्न कर सकते हो। डायरेक्टली इन्होंने 13 गोल पर पूछा था, क्लाइमेट एक्शन। तो कल डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इस गोल नंबर 16 का नाम क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो 17 गोल से उसको अच्छे से स्टडी। नेक्स्ट एमडीजी, तो एमडीजी में और इसमें क्या फर्क था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर 8 गोल है। अब जैसे इंप्रूव मेंटल हेल्थ फिफ्थ में है, बट यहाँ पर वो नहीं है, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं कि एमडीजी और एसडीजी को आइडेंटिफाई करें। पुराने क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाइए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो अगर आप पेपर 1 अभी पढ़ रहे हो तो आप पेपर 1 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, या अगर आप कॉमर्स पेपर के लिए पढ़ने वाले हो कल के लिए, तो मैंने कॉमर्स की प्लेलिस्ट भी बताई। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एक और एसर्शन और रीजनिंग मैंने स्टेटमेंट्स लिए। वॉल्केनिक इरप्शंस कैन कॉज ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एसर्शन बोल रही है वॉल्केनिक इरप्शंस क्या कर सकती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये ट्रू ही लग रहा है। रीजन है वॉल्केनिक इरप्शंस रिलीज एश एंड सल्फर डाइऑक्साइड विच रिड्यूस सनलाइट रीचिंग द अर्थ। तो कह रहे वॉल्केनिक इरप्शंस रिलीज करती है, उनमें से एश और सल्फर डाइऑक्साइड आता है, जिसके वजह से सनलाइट रिड्यूस हो जाती है रीचिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर है ना करेक्ट आंसर बनना चाहिए बोथ आर ट्रू। अब ये बोथ आर ट्रू अगर मुझे लगता है, तो क्या रीजनिंग उसको जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो रीड करो, दोनों में वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद बता रहे। ठीक है, और वो बता रहे वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं, तो उससे क्या आएगा, रिलीज होगा, तो उसी से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, लार्ज इरप्शंस वॉल्केनिक इरप्शंस कैन कूल ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर। एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, और ये उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट। तो जस्ट रिमेंबर, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में रीड करूं, वॉल्केनिक इरप्शंस can cause global climate changes because they release ash and sulfur dioxide which reduce sunlight reaching earth। तो मैंने एक बिकॉज एंड ये सब जोड़ के आंसर को बना लिया है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको इसमें लिंकेज लग रहा है, पहले मत सोचिए, पहले दोनों को इंडिपेंडेंटली देखिए और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। घबराना नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें हम देख के डर जाते हैं। अब हो सकता है आप ये सिलेबस नहीं पढ़ के गए थे, बट वहां पर क्वेश्चन सिंपल था, तो आप एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेचुरल डिजास्टर्स क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे वाइल्ड फायर अगर मीनिंग नहीं पता है, सुनामी का मीनिंग नहीं पता है, टॉर्नेडो का मीनिंग नहीं पता है, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। मुझे टाइफून का मीनिंग नहीं पता है, तो नेचुरल डिजास्टर्स और थोड़ा मैनमेड डिजास्टर्स। अभी जैसे उत्तराखंड में बहुत बार क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो क्या क्लाउड बर्स्ट आपको पता है मैनमेड है या रॉन्ग डेवलपमेंट की वजह से या नेचुरल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं मैनमेड डिजास्टर के ऊपर। आप सिलेबस पर जाओगे तो देखिए सिलेबस पर उन्होंने क्या दिया है, नेचुरल हजार्ड्स उसके मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। तो अगर नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर है तो उसके वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, वो क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए मैंने बायोडाइवर्सिटी बताया, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ जीन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। तो अगर मैं मुंबई में रहती हूँ तो संजय गांधी नेशनल पार्क क्या हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा फौना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल, ये तो मैंने कोई छोटे बच्चे की बुक से लिया है। तो ये देखिए नॉन रिन्यूएबल का दूसरा नाम क्या होता है, रिन्यूएबल का दूसरा नाम क्या है।
ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? अब क्वेश्चन में दो आ जाएंगे, नॉन और नॉट, तो लिखा होगा विच ऑफ दिस इज अ नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, द क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट नॉन रिन्यूएबल। तो जब ऐसे दो नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो दोनों नेगेटिव को कैंसिल कर दो, नॉट और नॉन। तो क्वेश्चन को रीड करो, विच ऑफ दिस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आपको समझ आ जाएगा वो रिन्यूएबल पूछ रहे। नॉट नॉन जब पूछते हैं उसको हाईलाइट करो। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं उनको बोलती हूँ जब दो नेगेटिव है उनको कैंसिल कर दो और अपना आंसर करो। ओके, तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल का क्यों दूसरा नाम है, रिन्यूएबल का दूसरा नाम है, तो ये सारे आप कर सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ। अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्कीम ली है क्या? जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, तो वो कैसे ऑपरेट होती है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यस, क्योंकि इट इज समहाउ रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट सब्जेक्ट। यूएन क्लाइमेट अग्रीमेंट्स, बहुत बार क्वेश्चन है, फेवरेट है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। क्या पेरिस एग्रीमेंट अब तक एग्जिस्टेंस है? व्हाट आर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? ठीक है, somebody promoting this? Has our government signed any MOU, any agreement or treaty with any of the countries? And what they are trying to convince or promote? ठीक है, कार्बन एमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप ये एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये मैंने कॉमन जो बहुत बारी पूछा जाता है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है। मैं भी हमेशा सोर्स दे देती हूँ, क्योंकि किसी का कंटेंट चोरी करना प्लेजरिज्म है, और हमें हमेशा एथिकल टीचर और एथिकल रिसर्चर रहना है। नेक्स्ट हायर एजुकेशन पर भी आ जाते हैं। इसमें तो मैं हमेशा बोलती हूँ टीचिंग फील्ड में आ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम सबको आना चाहिए रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सोशल वैल्यू एजुकेशन, स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन, कल्चरल वैल्यू एजुकेशन, यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें से ना मैंने हमेशा बताया, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो और अब तक नहीं जुड़े हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं यहाँ पर जरूर अपने सेशंस को अपलोड कर देती हूँ। ओके, तो लिस्ट वन में मैं हमेशा बोलती हूँ मैच द कॉलम में वैल्यू एजुकेशन ऊपर रीड कीजिए क्या है, और लिस्ट टू में आप उसको डिस्क्रिप्शन देखिए। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं वैल्यू एजुकेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो अगर आपको एक भी कंफर्म है ना, तो आप चेक करो। अब मैंने एक बार ये पढ़ लिया, अब देखिए स्पिरिचुअल से क्या होता है, टू कीप माइंड काम एंड अवेकेंड। तो देखते बी और फोर मैच हो रहा है, तो बी और फोर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर फोर में। ठीक है, अब ये इन्होंने मैच नहीं किया है डायरेक्टली, मैंने पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब अगर मुझे कंफर्म हो गया कि बी का आंसर फोर ही बन सकता है, तो एक बार ये फोर्थ ऑप्शन को एनालाइज कर ले, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बी और फोर कहीं नहीं दिया है। तो सोशल वैल्यू एजुकेशन थ्री से मैच होना चाहिए, मेक पीपल बेटर एंड मोर, यस, सोसाइटी के बारे में आपको पता होगा। स्पिरिचुअल अभी हमने मैच किया। सी कल्चरल वैल्यू एजुकेशन, अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी डील्स एंड नॉर्म्स, यस ऐप डाइवर्सिटी, जैसे कल्चरल है, हर स्टेट का अलग फेस्टिवल है, किसी दिन छुट्टी मिलती है, एंजॉय करते हैं, तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, तो सी और वन को भी मैच होना चाहिए। और यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन टू से पीपल शुड नो कॉमन वैल्यूज एप्लीकेबल टू मैन, क्योंकि वो यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है, मैनकाइंड के लिए। तो यहाँ पर एक ही आंसर करेक्ट बनता था, थोड़ी मैंने कॉमन सेंस लगाई, और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हमको मीनिंग पता था तो हमने सॉल्व कर ली। आप जो भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहे हो, आप देखिए आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। अब ये चलते बहुत अच्छा सा पैसेज है, और ये पैसेज पिछले टर्म में अटेम्प्ट में ही आया है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह रिसर्च का पैसेज है, तो देखते हैं। और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ यहाँ है ना, आप एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस पर आ जाओ। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं ना, एक बार पहले फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ ले और फिर आते हैं। तो मेरा सजेशन अभी देखिए, ये ना रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब मुझे पता है, मुझे आता है, तो मैं डायरेक्टली एक बार क्वेश्चंस पर जाती हूँ। इट इज नॉट अनरिलेटेड टू मी, और इफ आई एम, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस टॉपिक। तो पढ़ते द एनबीआर पेपर सेलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट्स एंड सैंपल थ्रू दैट सैम्पलिंग टेक्निक, मतलब ऊपर कुछ हम पढ़ने जाएंगे ना जब पैसेज, तो उसमें सैम्पलिंग टेक्निक, तो आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो माइंड में बिठा लिए सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढना है पैसेज में। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडी व्हाट लेड टू हायर टेस्ट स्कोर अमंग, तो ये देखिए एक बार ऑप्शंस देख लो, रेमेडियल, पर्सनलाइज्ड, स्कॉलरशिप, काउंसलिंग, तो प्रीवियस स्टडी बोल रही है व्हाट लेड टू, मतलब इन चारों में से कौन सी चीजों की वजह से हायर टेस्ट स्कोर आए गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तुरंत एक बार ऑप्शंस देख लो, मैं आंसर नहीं ढूंढ रही हूँ, पैसेज पढ़ा नहीं है मैंने। The findings of the new study suggest that education make people more interested in taking active part in politics, improving, changing their social attitudes, getting socialized. ठीक है, एक बार दिमाग के लिए सब पढ़ लीजिए फटाफट। Messiness of democracy used in the passage is referred to as educated electorates participate less in casting their votes, leading to poor representation of right people in the government. Democratic countries witness violent revolt among the citizens. The gulf between poor and educated is increasing, and corrupt politicians are more interested in dividing the people for it.
मैंने कुछ भी यहां से पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ ऑप्शन सिर्फ पढ़ रही हूँ एक बार। क्विक रीडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है, अब तक मुझे चार क्वेश्चंस में नहीं पता था, चाइना का पैसेज है, पांचवें में पता लग रहा है। चाइना सिटीजंस वांट अ मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाइना हैज मेड ह्यूज स्ट्राइड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाइना passes through a great political transformation, based on the progress it has made China will not entertain any kind of political। अब तक मैंने कोई दिमाग नहीं यूज किया, मैं जस्ट रीड कर रही थी, ठीक है। तो चलते हैं, मैंने टाइम नहीं, अब पढ़ते पैसेज को। Does more education lead to greater democracy, or are more democratic countries better at educating their citizens? A recent NBR paper compared a group of Kenyan girls in 69 primary schools whose students were randomly selected। तो देखो ये सैम्पलिंग था। तो जाते क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है रैंडम से, तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि पर्पसिव है। आगे क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है, तो पहला ऑप्शन मुझे मिलता है। were randomly selected to receive a scholarship with similar students in schools which receive no such financial aid। Previous studies had shown that the scholarship program led to higher test scores। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था led to higher test score, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो फिर चलते फटाफट। तो क्या लिखा है? shown that the scholarship program led to higher test score and increased the likelihood that girls enrolled in secondary school। Overall, it significantly increased the amount of education obtained। For the new study, the authors tried to see how the extra schooling had affected the political and social attitudes of women in question। मैं फास्ट पढ़ ली हूँ क्योंकि मुझे पता है उसमें से अब कोई क्वेश्चन नहीं है, जहां पर है मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी समझ आनी चाहिए, वहां पर टाइम नहीं वेस्ट होगा। Findings suggested that education may make people more interested in improving their own lives, but they may not necessarily see democracy as the way to। तो अब ये क्वेश्चन था, फाइंडिंग्स ने क्या सजेस्ट किया? पीपल मोर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग देयर लाइव्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फाइंडिंग्स ऑफ द न्यू स्टडी सजेस्टेड दैट एजुकेशन मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग देयर ओन लाइव्स। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर सेकंड है। आगे पढ़ते हैं। इवन इन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज मोर एजुकेशन डज नॉट ऑलवेज मीन आइदर मोर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ग्रेटर फेथ इन डेमोक्रेसी। Poorer and less educated people often vote in large numbers than the more educated, who often express disdain for the messiness of democracy, yearning for the kind of government that would strongly deal with the corrupt and build highways। अब देखो, messiness of democracy, railway lines and bridges at dizzying pace of authoritarian China। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ है, क्या उन्होंने बोला है? Democracy, educated electors participate less in casting their votes, leading to poor representation। Democratic countries witness violent the gulf between poor and educated, corrupt politicians are more interested in dividing the people for retain। अब आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं समझ आया क्वेश्चन, आप वापस जाके देखिए, ठीक है। Even established, more education does not always either more active political participation of poor, less educated often vote in large numbers than the more educated, who often express disdain for the messiness of democracy, yearning for the kind that would deal strongly with corrupt and build highways, railway lines and big and। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है। यस, तो आप मुझे मैसेज करिए अगर आपको समझ आ गया है, यहां से आपको ढूंढना था, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, which of the following is true about China in the context of the West? China citizens want a more representative form of government. China has made huge strides in infrastructure development. China passes through a great political based on the progress, China will not entertain any kind of political reform। इसके लिए अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपको समझ आ चुका है। ओके, तो मैंने आपको बताया कैसे इजी वे में आंसर ढूंढ सकते हैं। अब मेरा ये पैसेजेस पर एक और, सपोज आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको याद रखना है कि आप उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका ये गलत आंसर भी जा रहा है तो आपको 4 मार्क्स, 4 करेक्ट आ गए तो 2 मार्क्स के लिए इतना टेंशन मत लीजिए। पेपर पर वहीं पर असर हो जाता है, हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट हो जाता है कि हम क्वालिफाई नहीं होंगे और हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगर आप, जैसे मैं बोलती हूँ, कोई टॉपिक छोड़ के जा रही है तो उसको कंपेंसेट करें। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको सिर्फ जस्ट क्वालिफाई होना है तो आपकी मेहनत थोड़ी सी कम है। और अगर आपको लगता है कि मेरा जेआरएफ होना चाहिए तो मेहनत ज्यादा है, तो आप डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है। ओके, और ये मैंने यूजीसी नेट से सिलेबस लिया था, तो वहां पर लिखा जाता है पेपर वन में 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each topic module। So generally paper one is predictable, you get 5 topics, 5 questions per topic, so 5 questions into 2 marks per topic। so आपका आंसर कितने आ जाते हैं आपको करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिए 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आप सब क्वालिफाई होके आइए। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस, कंटेंट, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए।
अपने स्टूडेंट्स को यूजी पीजी, अब तो जैसे नेट सेट मैंडेटरी है, नेट एग्जामिनेशन फॉर एनरोलिंग फॉर पीएचडी, तो आप मेरा चैनल उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव सोच के कुछ नहीं होता है, तो जो मेहनत करिए उसको कंटिन्यू करते रहिए, एक दिन सक्सेस आपकी होगी। यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ टीचर और यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग। ठीक है, अच्छे टीचर बन रहे हो, याद रखिए आपकी जितनी अच्छे स्टूडेंट रहोगे आप उतने अच्छे ही टीचर बन पाओगे। तो मेरी तरफ से आपको सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ आईसीटी से लेके इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम कवर किया। ठीक है, मेरी प्रीवियस अभी थोड़े दिन मैंने पहले वीडियोस अपलोड किए लॉजिकल रीजनिंग फैलेसी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया है। आप वो देख रहे हो तो अभी वीडियो देख सकते हैं, साथ में ये वीडियो भी स्टार्ट कर लीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। क्वालिफाई होते हैं तो मुझे भी जरूर बताइए। मे यू ऑल क्वालिफाई।